नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। मैं आपके सामने दो वीडियो पेश करूंगा। एक वीडियो वो जो संसद में बहस चल रही है और कांग्रेस के नेता जब बोल रहे हैं तब कैमरे उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे? क्या संसद के कैमरे विपक्षी नेताओं के चेहरे से हटाने का ऐसा कोई निर्देश है? क्या संसद टीवी किसी तरह के इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम कर रहा है? ये सवाल आप शायद अपने आप से भी पूछें इस वीडियो को देखने के बाद। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। यह है आपका विकास का मॉडल, यह है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। यह कैसा प्रक्रिया है सर? ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री का। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि एमजीएनरेगा में 5 करोड़ लोगों को आज एमजीएनरेगा से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है? तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। और दूसरा सवाल कि विपक्ष जब ये जानता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर उसकी हार तय है, तब उसने अविश्वास प्रस्ताव को न्योता क्यों दिया? ये सवाल आज चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी तरह की एक चर्चा में मैं शामिल हुआ था और उस चर्चा में जो सवाल उठाए जा रहे थे उसमें कई तरह के सवाल थे, लेकिन ये सवाल भी प्रमुख था कि क्या कांग्रेस की बढ़ती ताकत या कहिए कि विपक्ष की बढ़ती ताकत से एनडीए परेशान है, एनडीए को किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है? ये सवाल आज लोगों के सामने है और अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इन सवालों का जवाब मिल सकता है। गौरव गोगोई ने एकदम केंद्रित कर दिया अविश्वास प्रस्ताव को, क्योंकि वो जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलने से बच रहे हैं तो फिर जो यहाँ पे जवाब देने के लिए सांसद उठेंगे, मंत्री उठेंगे, वो भी उसे टाल मटोल करेंगे, कुछ और कहानी सुनाएंगे। इसलिए बड़ा स्पष्ट तौर पे गौरव गोगोई ने बहुत अच्छी हिंदी बोली, बहुत स्पष्ट भाषा में बोला, और अगर कहें तो मैं एक बार और सुना दूं। और जो 3 सवाल किए वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, तीनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल किया कि आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? कहा कि एमओएस भी गए, गृह मंत्री भी गए, राहुल गांधी गए, इंडिया के सांसद कई गए, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल किया कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए 80 दिन लग गए, चलिए नहीं गए, समझ में आया कहीं जाना था उनको।
लेकिन वो बोला भी तो सिर्फ 30 सेकेंड, इतना कम क्यों? तीसरा सवाल किया कि जगह जगह आप तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते रहे, हटाते रहे, बदलते रहे। गुजरात में बदला 2-3 बार, वहां उत्तराखंड में बदल दिया 4 बार, लेकिन जहां बदलना था वहां बदलने को तैयार ही नहीं है, जहां बर्खास्त करना था वहां बर्खास्त कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? तो सारे सवाल मणिपुर से केंद्रित था, मणिपुर को लेकर के ही रहा। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या कांग्रेस ने अपनी घेराबंदी बहुत मजबूत कर ली है? देखिए, जैसे ये एक संगठन बना है विपक्षी दलों का इंडिया, तो आप देख रहे होंगे कि विपक्षी दलों में एक जोश है। और आपको याद होगा जब मणिपुर पर विपक्ष चर्चा चाहता था और तब प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा से भाग रहे थे, और सदन के भीतर, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर बार बार ये सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष कह रहा है कि चर्चा से आप भाग रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, आप विपक्ष भाग रहा है। दरअसल 176 और 267, ये मुझे लगता है अब देश की जनता को भी ये नंबर मालूम चल गया होगा कि किस नियम के तहत विपक्ष चर्चा चाहता था, और उस नियम पर चर्चा से विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भाग रहा है, और इसकी वजह से उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। और इसीलिए विपक्ष को लगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर का सवाल देश के सामने रखा जा सकता है और सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, सरकार को और नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है, इस मुद्दे पर उनको लाया जा सकता है। क्योंकि विपक्ष को ये बात तो समझ में आने लगी है कि मणिपुर में एक बहुत बड़ा इनका जो है जाल बट्टा समझ में आ गया है, और वहां से अगर इनको एक्सपोज किया जाए तो ये देश की जनता तक ये मैसेज पहुंच सकता है। मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर की लड़ाई इतनी गंभीर क्यों हो गई है? मणिपुर से तो बहुत बड़ा ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर को खुश करके या वहां से बहुत ज्यादा सांसद या विधायक जीतकर किसी पार्टी का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। लेकिन मणिपुर का सवाल ऐसा है जिस पर बीजेपी का असली चेहरा जो है वो समझ में आ रहा है लोगों को, और समझाया जा सकता है। और इसीलिए विपक्ष बार बार मणिपुर पर बात को घुमाकर लाना चाहता था, और अविश्वास प्रस्ताव भी इसीलिए लाया, ये जानते हुए कि यहाँ इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा क्या होगा। यहाँ नतीजा यही होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। भाई, सदन के अंदर तो इतनी वो है नहीं। कल भी क्या हुआ राज्यसभा में, वहां पे भी एक तरह से विपक्ष जो है सब कुछ कैलकुलेशन करके भी हार ही गया, क्योंकि बीजेडी ने और बाकी लोगों ने पाला बदल लिया, उधर उनका साथ दे दिया। कुछ आगे का एश्योरेंस होगा इसीलिए, और बहुत सारे लोगों के तो भाई ईडी और सीबीआई में भी पंख फंसे हुए हैं, उससे भी निकलना है। तो ये जो घेरेबंदी है सत्ता पक्ष की, इस घेरेबंदी को और सत्ता पक्ष की जो गलती है, नाकामी है, उसको एक्सपोज करने के लिए ये एक अविश्वास प्रस्ताव का एक जरिया दिखाई दिया। और उस समय राहुल गांधी थे नहीं, और राहुल गांधी के बारे में ऐसी कोई संभावना भी बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी कि वो उस समय तक उनका सुप्रीम कोर्ट से नतीजा आ जाएगा और राहुल गांधी इस कार्यक्रम में, इस पूरे बहस में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन विपक्ष ने फिर भी, जबकि विपक्ष के पास जो है बहुत ऐसे लोग नहीं है लोकसभा के भीतर जो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। ये तो अच्छी बात रही कि गोगोई ने आज बहुत ही अपनी उम्मीद से ज्यादा बहुत अच्छा बोला, और गोगोई चूंकि अब कांग्रेस के एक उभरते हुए नेता हैं और सदन में उपनेता भी हैं, वो अधीर रंजन चौधरी के बाद मेरे ख्याल से उपनेता हैं वो, और वो मणिपुर गए थे, और मणिपुर के दर्द को समझने में बाकी लोगों को थोड़ी दिक्कत रही होगी, लेकिन चूंकि वहाँ उनका लोकल कनेक्ट भी है, तो भाषा भी कहते हैं ना कि हम भोजपुरी समझने वाले मैथिली समझ सकते हैं, तो असमिया अहोमिया समझने वाले लोग अगर मणिपुरी समझ जाएं तो समझ ली कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मणिपुर का दर्द समझा है तो वो गौरव गोगोई ही है, क्योंकि वो भी उस टीम का हिस्सा थे। तो इसलिए शुरुआत मणिपुर से उन्होंने की है, मणिपुर पर सारे सवाल रखे हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति ये है कि राहुल गांधी को आखिरी वक्त में बोलने दिया जाए, जब बहुत सारे लोग अपना तीर चला चुके होंगे, और जब बारी आएगी कांग्रेस की, कांग्रेस इस पर धन्यवाद प्रस्ताव करेगी। अब पता नहीं जो प्रोविजन है उसमें तो भाई जिसने प्रस्ताव आगे बढ़ाया उसी को धन्यवाद देना होगा, यानी गौरव गोगोई धन्यवाद देंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो उनके पास बहुत सारे मैटर होंगे, बहुत सारे जो सत्ता पक्ष जो सवाल रखेगा, जो इनके ऊपर तीर दागेगा, उसका जवाब वो राहुल गांधी देंगे। और राहुल गांधी को तो अब कांग्रेस जननायक के रूप में भी पेश कर रही है।
आप देख रहे हैं अभी एक ट्वीट आया भी है, ये ट्वीट काफी समय हो गया और राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोलेंगे। उनके पास बहुत सारा मसाला है, बहुत दिन का बचा हुआ जो है सारे उनके पास। अब अडानी बाकी चीजों से ज्यादा है, और मणिपुर वो खुद भी जा चुके हैं और मणिपुर को उन्होंने भी समझा है। और अगर आप कांग्रेस के उस पर जाएंगे तो वो वीडियो देखेंगे कि कितना उन्होंने करीब से उस समस्या को समझने और जानने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को अभी बचा के रखा है कांग्रेस ने। और अब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, अब जो है एनडीए को या बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस से लड़ना नहीं है, ये वो समझ रहे हैं इनके साथ क्षेत्रीय छत्रप हैं, अब इंडिया है और इंडिया का नाम है। तो इसलिए ये लड़ाई तो मजबूत हुई है और इसीलिए बहुत सारी आप देखेंगे कि अब जो रणनीति है पूरी लोकसभा में राज्यसभा में वो मिल के तय हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वहां रोज बैठक होती है। हाउस में जाने से पहले विपक्षी दल के तमाम नेता उनके नेतृत्व में, उनके गार्जियनशिप में एक तरीके से सारा ट्रेंड हो रहे हैं, क्या बातें करनी है, कैसे करना है, कैसे सवाल रखना है। तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है 24 की, और 24 से पहले जो ये घेरेबंदी है सत्ता पक्ष की वो अब मजबूत होता जा रहा है। जी, मजबूत होता लग रहा है। तो भवेश भाई, आपने देखा कि किस तरह से जो है संसद के बाहर कांग्रेस के लोग जमा। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि वो झंडा लेकर के क्या कहते हैं उसको, नफरती नारे लगाने वाले घूम रहे हैं सड़कों पर, दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक। अब जो है कांग्रेसी झंडे घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस ने तय कर लिया कि इस बार चुनाव में 2024 में छोड़ना नहीं है, कमर कस ली है कि पटकनी देनी है? आवाज 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 अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, देखिए धनंजय, कांग्रेस की तैयारी तो लग रही है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था जब से ये इंडिया नहीं बना था तो ऐसा लग रहा था कि एक असमंजस है। कांग्रेस शायद ये सोच रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी टीम का मुकाबला अकेले करेगी, और कांग्रेस जो है जो या पहले से जो गठबंधन है उसका यूपीए उसी को ही रिवाइव करके वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे जो नया संगठन बना है और नया विपक्षी दलों का एक मोर्चा बना है इंडिया INDIA, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तैयारी में है और जोश में भी दिखाई दे रही है कांग्रेस भी, और उसके साथी भी। बाकी लोगों को भी संबल मिला है, बाकी लोगों को भी ताकत मिली है। जो ममता बनर्जी थोड़ा हिच दिखा रही थी बीच में, शुरुआत तो उन्होंने की थी, वो आके खुद मिली थी दिल्ली में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिली थी, आपको याद होगा, बहुत 6, 7, 8 महीना पहले। लेकिन प्रशांत किशोर वाला जो एपिसोड हुआ उसके बाद जो है थोड़ा दोनों में वो आ गया था। लेकिन अब देखिए कि अब जो है पूरे इंडिया, टीम इंडिया जो है, ये टीम इंडिया में एक अलग तरह का जोश दिखाई दे रहा है। तो तैयारी तो है, और निश्चित रूप से ये तैयारी आंकड़ों पर आधारित भी है, क्योंकि आज ही एक अखबार ने, मैं तो नाम बता रहा हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ आंकड़े बताए हैं कि अगर देश भर के विधानसभाओं को देख ले तो वहां पर कांग्रेस और ये जो इंडिया वाली जो टीम है, इन सबके विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों से और एनडीए के तमाम विधायकों से भारी पड़ रही है। तो अगर, लेकिन ये विधानसभा का आंकड़ा है, लोकसभा का आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह का असंतोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी के कामकाज के प्रति, नरेंद्र मोदी के रवैये के प्रति दिख रही है, उसको अगर पैटर्न मान लिया जाए और उस तरह का अगर वोटिंग पैटर्न राज्यों से हो जाए, राज्यों में असंतोष जो दिख रहा है उसको सतह पे लाया जाए, सतह पर ले आए ये लोग, जो दल इसमें शामिल हैं वो जमीन पर काम करें। और जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में दिखाई दे रही है, या जहां जिसकी जो ताकत है उस हिसाब से वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी रेसिस्ट कर रही है और बीजेपी को लगातार वो किनारे ढकेलने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से बाकी राज्यों में, जहां पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, मजबूती से वो मुकाबला कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि कांग्रेस से दूरी बनाकर वो आगे चल पाएंगे, लेकिन आखिरकार उनको भी समझ में आ गया कि ये साथ साथ वाला मामला ही ठीक रहेगा। तो अब जो टीम इंडिया बन गई है, इससे मुझे एक तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से अगर जमीन पर ये लोग बहुत सक्रियता दिखाएंगे, जैसे संसद के भीतर में एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिस तरह से वो संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, संसद के जरिए देश को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं,
इसी तरह की कोशिश जमीन से की गई, जमीन पर कुछ उनकी गतिविधियां दिखाई दी, तो निश्चित रूप से ये हालात में बदलता हुआ दिखाई देगा। आपको देखेंगे कि चुनाव आते आते बहुत सारे जो इशू जिनको लेकर बीजेपी बहुत ही ज्यादा भ्रम में है वो डाइल्यूट हो जाएगा। और जिस तरह के सवाल उठाकर विपक्ष को ये कहते हैं, उनको इस तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है और इनमें कोई भी इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास देश के सामने कोई आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप नहीं है, तो ये सारी बातें जो है जमीन पर आते आते हवा हो जाएगी अगर ये जमीन पर सक्रिय हो जाएंगे तो। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल भी जारी रहेगी और सवाल इस बात को लेकर भी पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो किन सवालों को उठाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय बाद संसद के भीतर आए हैं, चोट खाकर आए हैं और एक नए अवतार के रूप में माने जा रहे हैं कि वो आए हैं। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको जननायक के रूप में देख रहे हैं। तो ये सवाल बना हुआ है कि राहुल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे तो क्या कहेंगे। इस पर मंथन सत्ता पक्ष में भी चल रहा है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं और उस चर्चा को हम लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं और इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।